समाज में घृणा की राजनीति करने लगे हैं, पहाड़ प्रेम की राजनीति करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, में आता है जिन भाषाओं का उधम सिंह नगर हरिद्वार जिले वालों को प्राप्त भी नहीं पता। मैंने पिछली बार एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि साहब 8 नंबर का पेपर भर्ती परीक्षाओं का, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं का गढ़वाली और कुमाऊनी में लाया जा रहा है, जिसकी उधम सिंह नगर के बच्चों को, हरिद्वार के बच्चों को जरा सी भी नॉलेज नहीं है। लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया कि मैं भाषा का विरोधी हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप मत पढ़ाइए, आप एग्जाम में मत लाइए। मैंने कहा कि अगर आपको हमारे बच्चों से गढ़वाली और कुमाऊनी में सवाल पूछने हैं तो आपको उसको सिलेबस में लाना होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा, उसके बाद आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। जिन भाषाओं का ज्ञान हमें है ही नहीं, जिन रोजमर्रा की बातों का ज्ञान हमें है ही नहीं, जो भाषा हमने कभी पढ़ी नहीं, हमारे बच्चे कैसे उन परीक्षाओं में, उन भर्ती परीक्षाओं में 8 नंबर के पेपर देंगे? क्या संभव है? नहीं। सरकारी नौकरियों से बाहर करने का सबसे साधारण रास्ता सरकारों ने अपनाया कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के बच्चे वैसे बाहर हो जाएंगे 8 नंबर का पेपर इन 2 भाषाओं में। मैंने कहा एक डाइजेस्ट बनाइए, 2000 सवाल डाल दीजिए, बोलिए साहब के गढ़वाली कुमाऊनी के 2000 सवाल हैं, आपको पढ़ के आने होंगे, इन्हीं में से सवाल करेंगे। तब हमारे बच्चे ना पढ़े ना जवाब दें, हम दोषी हैं। लेकिन हमें पढ़ाना तो पड़ेगा, हमें सिखाना तो पड़ेगा। ये राज्य जिस दिन से बना उस दिन से, यहाँ पहले दिन से भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया। इस राज्य में 2002 में सबसे पहले पटवारी कांड हुआ, दरोगा भर्ती कांड हुआ। उसके बाद इस राज्य में देश का सबसे बड़ा हाइड्रो स्कैम हुआ। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के माफियाओं को शराब की फैक्ट्रियां, हाइड्रोस आवंटित कर दिए गए। ऋषिकेश का स्टडीगा लैंड स्कैम पूरी दुनिया जानती है, कुंभ घोटाला पूरी दुनिया जानती है। और अब इतनी शर्मनाक बात आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग भी कहेंगे कि वाकई में शर्मनाक है। सन 2017 से 18 से लेकर 2020 तक इस राज्य में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के शराब माफियाओं को बॉटलिंग प्लांट की अनुमति दे दी गई। इस देश का पहला संगम लेक प्रयाग, वहां पर भी नाम की शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। ज्वालपा धाम, वहां श्री राम एग्रीकल्चर्स के नाम से शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। भीमताल, वहां शीतला माता के नाम से शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, इस देवी देवताओं के राज्य में जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां सारी शराब की फैक्ट्रियां देवी देवताओं के नाम पर लगाई। लोग कहते थे कि इन शराब की फैक्ट्रियों से आम किसानों को लाभ होगा, फ्रूट, माल्टा प्रोसेस होंगे, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ा धोखा सरकारों ने हमारी आंखों में धूल झोंक कर दिया। ये सिर्फ बॉटलिंग प्लांट है, गौर से सुनिएगा, गौर से, ये सिर्फ बॉटलिंग प्लांट है। शराब चंडीगढ़ से आती है, पंजाब से आती है और यहाँ आकर बॉटल्स में भरकर लोकल मार्केट में बेच दी जाती है ताकि हजारों करोड़ के एक्साइज की चोरी कर ली जाए। सरकार की नाक के नीचे, आंख के नीचे, कान के नीचे सारे काम हो रहे हैं। अब कोई बोलने वाला नहीं। आखिर हम जा रहे हैं, लोगों ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाने के साथ में तो भाई हैं। क्या उधम सिंह नगर के लोग भाई हैं? आवाज से बोलिए, जोर से, क्या भाई हो? क्या आपका इस राज्य में अधिकार है या नहीं है? एक आवाज में बोलिए, है या नहीं है? क्या हमें कोई बाहरी कह सकता है? क्या हमें
भाइयों, माना से लेकर नासिर तक जितने लोग इस राज्य में रहते हैं वो सब उत्तराखंडी है। जो राज्य बनने से पहले इस राज्य में रह रहे हैं वो सब उत्तराखंडी हैं। तो फिर हमें मूल निवास क्यों नहीं? हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्यों नहीं? क्या हम मूल निवासी नहीं है? बोलो है ये? जवाब दो, है या नहीं है? क्या हमें स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी में उतना ही अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये लड़ाई आज हमारे अधिकारों की लड़ाई है। मैंने विधानसभा में कहा, आप हमें बाहरी कहते हो, आप हमें प्लेन वाला कहते हो। इस देश का सबसे बड़ा प्लेन राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, उस राज्य का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का मूल निवासी अजय जी है। क्या कभी किसी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बाहरी मुल्क का मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री क्यों है? इस देश का रक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। दिल्ली की विधानसभा में 2 विधायक उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और उत्तराखंड के 50 लाख से 70 लाख लोग जो यहाँ से पलायन कर गए या मजबूरी में चले गए, वो आज प्लेन के राज्यों में बाहरी लोगों के साथ, प्लेन में लोगों के साथ रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। इस देश की 80% होटल इंडस्ट्री में उत्तराखंड के लोग हैं। आज तक कभी किसी ने सुना, किसी ने कहा उत्तराखंड के लोगों की वैल्यू नहीं हो? आज तक हम चुप थे, आज तक हम कभी पढ़े कई बात नहीं करते थे, लेकिन जब बात मान सम्मान और स्वाभिमान पर आ गई, हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं के, हमारी पीढ़ियों के अधिकार पर आ गई, तो हमें बोलना पड़ा। जितनी पॉपुलेशन आपकी आज उत्तराखंड में है, उससे कम से कम 20% ज्यादा पॉपुलेशन उधमसिंह नगर, हरिद्वार और तो आप हमें भारी कैसे कह सकते हैं? मैं आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ बैठे हैं, बहुत देर से हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ आकर बैठे, आप ये भी जाने कि इस राज्य में चल क्या रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बच्चों को से, युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है, उनसे नौकरियां छीनी जा रही हैं और समाज में पहाड़ प्लेन का जहर घोला जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज राजनीतिक परिवेश में समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए हमें ईमानदार लोगों को राजनीति में लाना होगा। हमें उन लोगों को राजनीति में लाना होगा जो आपकी बात करें, जो आपके अधिकारों की बात करें, जो आपके लिए आधी रात भी खड़े रहे, जिन्हें ढूंढने के लिए आपको दलालों की जरूरत ना हो, जिन्हें ढूंढने के लिए आपको मीडिएटर्स की जरूरत ना हो कि भाई विधायक के पास जाना है तो फलाना आदमी लेकर चलेगा। आज कानपुर विधानसभा इस पूरे देश में एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर कर आई है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 100 करोड़ का उप जिला अस्पताल बनेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 20,000 करोड़ का सिंपुल बनेगा, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सैकड़ों सड़कें, 4 लेन एक्सप्रेस वे कानपुर विधानसभा में बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति गंगा जल हाथ में लेकर या कुरान पर या गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि कानपुर विधानसभा में कमीशन खोरी होती है। जीरो टॉलरेंस की विधानसभा अगर पूरे देश में कोई है तो वो कानपुर विधानसभा है, जहां ना तो विधायक चवन्नी लेता है और ना किसी को लेने देता है। एक दल जाता है, दूसरा आ जाता है, एक लूटने वाला जाता है, दूसरा लुटेरा आ जाता है, एक लुटेरा जाता है, दूसरा लुटेरा आ जाता है। आज गरीब अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए भी त्रस्त है, आज गरीब आदमी अपनी पेंशन लेने के लिए भी त्रस्त है, आज बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए ब्लॉक
और जिला कार्यालय में धक्के खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं होते। आज बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इनके दिल से पूछ लीजिए कि जब ये सरकारी कार्यालय गई हूँ तो इनके साथ क्या व्यवहार हुआ। गलत तो नहीं कह रहा जी? अपमानित होना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, और सबसे पहले तो ये जो ब्लॉक स्तर पर 15% की कमीशन खोरी है, इसे इस राज्य में खत्म करना होगा, तभी इस राज्य का विकास होगा। मैं आप सभी लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि जल्दी हम एक संगठन की घोषणा करेंगे, एक राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे, और चाहेंगे कि हम ईमानदार लोगों के साथ जो अपने खून पसीने से समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ आप तन मन से खड़े होंगे। महेश कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगली बार मैं जब आऊं तो जितनी माताएं बहनें आ रही हैं, ये सब तो आए हैं और अपने साथ दो और लेकर आए, लेके आएंगे। आप उठा के बताइए कितने लोग तैयार हैं। आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारा वादा है। लोगों ने बहुत वादे किए आपसे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, बोलने वाली बात नहीं है। जब मैं राजनीति में आ रहा था, गौर से सुनिएगा, जब मैं राजनीति में आने वाला था तो मैं सबसे पहले बद्री केदार गया और मैंने गंगा जल हाथ में लिया और बद्री केदार से मैं वादा करके आया कि जब तक इस राजनीति में रहूंगा अपने घर में कमीशन खोरी का एक पैसा नहीं आने दूंगा। हमारे साथ जितने लोग भी संगठन में जुड़ेंगे, जितने लोग भी इस राज्य की सेवा के लिए तत्पर होंगे, उन सबको गंगा जल हाथ में देकर कसम खिलाई जाएगी, कुरान पर हाथ रखवा कर कसम खिलाई जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखवा कर कसम दिलवाई जाएगी, बाइबल पर हाथ रखवा कर कसम दिलवाई जाएगी कि आप अपने घर में चोरी चकारी और कमीशन खोरी का एक पैसा लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कसम खाने के बाद भी विश्वासघात करेंगे तो फिर तो ईश्वर देखेगा, हमारे देखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जल्दी ही एक निवेदन और करना चाहूंगा। जब मैं विधायक बना था तो लगभग 1 साल का समय बीता होगा, मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई, मुझसे बोली, विधायक जी मुझे 2 लाख रुपए उधार दिलवा दीजिए ब्याज का। मैंने कहा माता जी क्या करोगे आप 2 लाख? बोले विधायक जी मेरे पति नहीं है, मेरी बेटी जवान हो गई है, मुझे उसकी शादी करनी है। तो मैंने कहा पैसा लौटाओगी कैसे? अब देखिए भोली भाली महिला क्या जवाब देती है, कहती है विधायक जी मेरी पेंशन आती है उससे लौटा दो। पेंशन से 2 लाख रुपए कैसे लौटाएगा? मैंने कहा ये तो संभव नहीं है। तो बोली विधायक जी मेरे पति एक छोटा सा मकान बनाकर गए थे, मेरी बेटी बिहार पर दूसरे घर चली जाएगी तो मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे चुका दूंगी, मैं तो झोपड़ी में 3 छेद डालकर कहीं भी रहूंगी। तो उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रात को बड़ा परेशान रहा कि पता नहीं कितनी माताएं पहले ऐसी होती जो दर भटक रही होंगी अपनी बेटी की शादी करनी। तो हमने एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया। जब पहली बार हमने विवाह किया तो हमारे पास 5 कन्याएं थी, दूसरी बार 11, तीसरी बार 21, चौथी बार 51, पांचवी बार 101, छठी बार 121, सातवीं बार 151 और ऐसे करते 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 हमने 2.5 साल में 700 अनाथ निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह। और आप हैरान होंगे, इन 700 कन्याओं में लगभग 140 कन्याएं बोली जिनके माता पिता बचपन में गुजर गए, जो दूसरों के घरों में पली गई थी।
छोटा सा कैंप लगाया विभाग कर दिए। हमारे टेंट 1-1 किलोमीटर के दायरे में कैंप लगाए गए और जब बेटियों को हमने विदा किया तो बहुत सी बेटियां तो ऐसी थी कि जब वो अपने घर पहुंची तो उनके पास सामान इतना था कि उस घर में आने वाली जगह भी नहीं। हमने हर जरूरत की जो सामान जो होता है, जो एक पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए, हमने उन बेटियों को देकर विदा किया। अब 18 दिसंबर को मेरा जन्म दिवस है। वैसे तो मेरा आधिकारिक जन्म दिवस 20 अगस्त को था, लेकिन हमारी माता जी कहते हैं कि भाई 18 दिसंबर को तुम्हारा जन्म दिवस है, तो 18 दिसंबर को मैं 151 कन्याओं का पुनः सामूहिक विवाह करा रहा हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अगर समय लगे, दूर बहुत है, तो एक बार इस विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आइएगा, आपको आनंद बहुत आएगा। अगर जो बस गाड़ियाँ जैसी भी सुविधा आपको चाहिए हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप आइएगा और उसी गाड़ी से आपको कोई गाड़ी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना इंतजार किया, इसके लिए मैं आपका समय बधाई करूँगा। बहुत माननीय विधायक जी को थोड़ा जाना है, कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। साथियों, मैं माननीय विधायक जी को चलता रहेगा। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय विधायक जी को थोड़ा सीट के लिए जाना है, कृपया करके माननीय विधायक जी को रास्ता दे। साथियों, माननीय विधायक जी को रास्ता दे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। माननीय विधायक, बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बंटी भाई है हेलो, एक मिनट वो नीचे भैया एक मिनट, मामा लाओ आईडी दो, लाओ आईडी लो यार मामा से, थोड़ा पीछे हो बेटा, आईडी नीचे पहले वाइट कर दियो, पहले उमेश कुमार जी थोड़ा हाथ पीछे कर ली भैया। आईडी मामा लाओ अपने फोन में, मुझे नीचे कर लो ना यार, नीचे करो ना यहाँ पर। अरे एक बार दे दो, एक बार में नीचे करो, अरे आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो। एक सेकंड रुक जाओ, सरकार लगाई मुझे आईडी यहाँ लगा कौन थोड़ा नीचे करो ना, नहीं मैं नीचे करो नीचे कर लो। अरे भैया थोड़ा सा आईडी कर लो यार, पीछे तो कर लो, आईडी नहीं आई तब आवाज आनी चाहिए यार। थोड़ी नीचे कर जी, आप मानवता में आज मानवता सम्मेलन में पहुंचे, क्या कहेंगे सर? देखिए, मानवता सर मेरी आईडी है वो अपने कैमरा पीछे कर लेना, किसका उद्बोधन से ये बताता है कि क्या मानवता जो शब्द है वो अपने उद्बोधन से ही अपना महत्व साबित करता है। ये हो रही है मानवीय तौर पर रहना, इंसानियत के तौर पर काम करना, लोगों की सेवा करना, एकजुट होकर रहना। तो ये मानवता का एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज मानवता के ऊपर? मानवता के ऊपर यही संदेश है कि जो आज द्वेष भावना लेकर लोग एक दूसरे के प्रति काम कर रहे हैं, इंसानियत जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मानवता शब्द बहुत विशाल शब्द है,
मानवता शब्द किसका है का निर्माण करने के लिए हमारे के 16 पार्टी
ये हमारे साथ इच्छा विधायक खानपुर विधायक थे अवैस कुमार जी, और तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी बातें थी जिनसे बातें की।